anybody but Imran, except पुतली को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़े। ये मद्देनजर होगा कि मेरे तो केसेस हैं, फिर शायद हम कौम को नताइज न दे सकें। इनके जाने का वक्त आ गया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की वजह से मुश्किलात पेश आ सकती है। ऑपोजिशन अवाम की उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकती। जरूर आपस में कुछ मिसट्रस्ट है। जरा ये बताते हैं कि तादाद जो पंजाब में PMLN के MPs की है फिर मुनरिफ होने के लिए तैयार हैं, इनकी तादाद दर्जन से ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से जितनी भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं वो महज कयास आराई है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। नाज़रीन, ये वजाहत तो आ गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन सूरत हाल इतनी सिंपल भी नहीं है। पंजाब के अंदर तब्दीली के हवाले से बातचीत पिछले कुछ दिनों से ज़रूर चल रही थी, डिस्कशन ज़रूर चल रही थी हुकूमती सर्कल्स में, और ये मामला ज़ेर गौर ज़रूर था। आज अगर शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि नहीं और हो रही तब्दीली तो ये अलग बात है, लेकिन ये बातचीत ज़रूर चल रही थी और इतने सिंपल मामला नहीं हैं। लेकिन तब्दीली के हवाले से कुछ ना कुछ पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर होने जा रहा है। वो हम आपसे आगे चल के प्रोग्राम में शेयर करेंगे क्या होने जा रहा है। लेकिन तब्दीली की जब हम बात करते हैं पंजाब की सियासत में, तो अपोजिशन के रैंक्स में फिल वक्त एक बड़ी तब्दीली आ रही है। और अपोजिशन की वो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद की बातें कर रही थी, अब उसी अपोजिशन की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें तब्दीली नज़र आ रही है। और नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली वो माइनस हो रहे हैं बतदरीज। और कल जो इशाया हुआ है नून लीग के नाराज अरकान का, उसमें मजीद नून लीग के अरकान भी शामिल हो गए हैं, अरकान पंजाब असम्बली, और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हमने 6 जुलाई को अपने प्रोग्राम के अंदर ये तादाद मेंशन भी की थी। प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊंगा ये तादाद हमने कितनी बताई थी, उससे भी कई ज़्यादा हमने मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताई थी ये तादाद। और इसके अलावा नाज़रीन, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है नून लीग के अंदर, काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट है MPs के अंदर। पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अंदर इस वक्त काफ़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है। पार्टी की आला क़यादत के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन है पार्टी की आला क़यादत की पॉलिसी में, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही पॉलिसी जो है वो डिफेंसिव हो जाती है। आया ये कन्फ्यूजन है जो कि पार्टी के अंदर इस तरह की टूट फूट की वजह बन रही है। और जब हम कन्फ्यूजन की बात करते हैं, जब हम तकसीम की बात करते हैं, तो अपोजिशन के अंदर ओवरऑल एक बदएतमादी वो कम नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एक APC होनी थी, वो अभी तक बजट मंजूरी के 17 दिन बाद भी अभी तक वो APC की कोई तारीख जो है वो मुतय्यन नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह यही है कि अपोजिशन के दरमियान बदएतमादी है। कल हमारे प्रोग्राम पे भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अहम जिम्मेदारान ने इस बात की तस्दीक की है कि ये बदएतमादी की वजह से ही मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके अलावा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोरोना वबा के हवाले से बात करेंगे कि कोरोना की सूरत हाल पर आज जो आदाद शुमार इस वक्त आ रहे हैं बड़े दिलचस्प हैं। असद उमर साहब ने वजाहत की है कि टेस्टिंग कम होने की वजह से केसेस कम नहीं हो रहे, बल्कि केसेस वैसे ही कम हो गए हैं। मजमूई तौर पर जो आवाम की तरफ से एहतियात की जा रही है और जो हुकूमत की तरफ से पॉलिसी है उसकी वजह से केसेस कम हो रहे हैं। कम टेस्टिंग इसकी वजह नहीं है, लेकिन इसके बरक्स कुछ और आदाद शुमार भी हैं बड़े दिलचस्प हैं, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और कराची वालों के लिए आज अच्छी खबर ये सामने आई कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए जो बिजली के नर्ख बढ़ने थे वो फैसला हुआ है। आज जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग थी कि फिलहाल नहीं बढ़ रहे, मौखर कर दिया गया मामला। लेकिन पिछले 2 माह में जो उनसे इजाफी लिए गए हैं तकरीबन 65 अरब रुपए इजाफी कराची के अवाम ने पे किए हैं, उन पैसों का क्या होगा। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, और निशात डाहा साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के नाराज़ MPA हैं, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे आगे चल के। बहुत शुक्रिया, आप मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात हो जाए, इस वक्त जो पंजाब की सियासत में हलचल काफ़ी हमें नज़र आ रही है। एक तरफ पिछले दिनों हम खबरें देखते रहे, सुनते रहे कि उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से काफ़ी एक्टिविटी पंजाब के अंदर चल रही है, उस पर आज शिबली फराज साहब ने वजाहत दे दी है। लेकिन अपोजिशन की बात करें तो नून लीग के रैंक्स के अंदर जो तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं, 6 जुलाई को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इस पर हमने बताया भी था, एक नंबर हमने मुहतात अंदाजे के मुताबिक बताया था, नंबर इससे ज़्यादा बड़ा है, वो क्या था ज़रा सुन लें।
पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर से हमें माइनस होते नजर आए 6 एमपी पीएमएलएन के और 1 पीपल्स पार्टी का। और ज़रा ये बताते हैं कि तादाद जो पंजाब में पीएमएलएन के एमपीएस की है जो पार्टी से किसी न किसी वजह से नाराज़ हैं या फिर मुनरिफ होने के लिए तैयार हैं, इनकी तादाद दर्जन से ज़्यादा है। जी, तादाद इससे ज़्यादा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये माइनस तो आप गवर्नमेंट के अंदर करने जा रहे थे, चीज़ें स्पीकर के खिलाफ आनी थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप सुन रहे थे, डिस्कशन चल रही थी अपोजिशन के अंदर के एपीसी होगी और उसमें लायामल तय किया जाएगा तहरीक अदम एतमाद के वाले से। वो तो बदएतमादी कम नहीं हो सकी, लेकिन जो कन्फ्यूजन टॉप लेवल पे पाई जाती है पीएमएलएन के अंदर, उसकी वजह से आपके अपनी पार्टी के अंदर से लोग माइनस होना शुरू हो गए। एक तो समर, जितना मैं तो सोचता हूँ कि एंकर बन जाए बंदा, क्योंकि बोलने का तो मौका मिलता है। जितनी देर तक आपने तमीज़ बांधनी होती है, 5 दफ़ा तो आपने कहा कि पीएमएल रैंक्स में या जो भी है, तो आई विश आई एम एन एंकर एंड मैं मज़े लेके तो बात सर ये है या नहीं है? ना बीच में कोई बोल सकता ना कुछ नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ सर। आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि आपकी बात नहीं हम काटते ना, लेकिन तो आप भी हमारी बात ना काटेंगे। नहीं काटेंगे सर। अब दूसरी बात में जो मुझे एतराज़ है आपके टॉपिक्स की सिलेक्शन पर, आज ये तो ज़रूर आप डिस्कस करें। एक सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से इतना बड़ा एक तहलका खेज टॉपिक है जिससे पाकिस्तान की जागृसाई हुई। आई थिंक दैट तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अवाम भी, क्योंकि हमें तो ऐसे गालियाँ पड़ी हैं कि जी आपके हाथों में खून है और ये जो भी है। कल से हो रहा है डिस्कस, बिल्कुल सर, कल से हो रहा है डिस्कस, ये मामला काफ़ी ज़्यादा कोई हो रहा है डिस्कस। बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि उसके एमपीएस हों या एमएनएस हों, इलेक्टेड मेंबर्स हों, वो पार्टी की क़यादत से फॉर वॉट एवर रीज़न नाराज़ हों। और ये कोई हमारे लिए कोई, मैं ये तो नहीं डिनाई करूँगा कि हम इससे कंसर्न नहीं है, बिल्कुल कंसर्न है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है और हम कोशिश भी करते हैं कि जी जब वो एक कोई चीज़ होती है तो हम जाके उनको तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि जी आपका क्या इशू है, और बहुत से मुख्तलिफ इशूज़ हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ओपनली कंसीड करने के बाद, कि लार्जर उस पे फ्रेम ऑफ थिंग्स में हमें कोई कंसर्न नहीं है। बिकॉज हमारे लिए हम अपोजिशन में हैं, और चाहे 2 मेंबर उधर जाके बैठ जाएं या 6 मेंबर या 10 मेंबर या 12 मेंबर, असल चीज़ ये है कि अवाम में पीएमएलएन के बारे में क्या तासुर है और हुकूमत के बारे में क्या तासुर है। तो जब तक वो वेव जो है वो अवाम की पीएमएलएन के साथ होगी या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, जो कि एक हकीकत है। आप जो भी सर्वे उठा के देख लें, आप खुद चले जाएँ बाज़ारों में, निकल जाएँ, पिंडी निकल जाएँ, जहाँ भी निकल जाएँ, सियालकोट या जहाँ भी जाके आप खुद महसूस कर लेंगे कि कितना वाज़े डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लोगों का जो डिस्कस्ड है। सो जाहिर है जब भी कोई चेंज आएगा तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आएगा। और इलेक्टोरल इन हाउस तो हमने शुरू से कहा है कि जी हम इन हाउस में तो कोई एक -1 की तो हम बात ही नहीं करते, जिस तरह शायद खान अब्बास ने कहा था -160 की बात करते हैं। तो -160 तो इलेक्टोरल प्रोसेस ही के थ्रू होगा। लेकिन सर दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग, सो फार वी आर एबल टू। जी लेकिन सर पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर यह है कि आज शिबली फराज साहब ने ट्वीट करके कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। तो बुज़दार साहब ज़रा रहेंगे 5 साल। ये बहुत अच्छी खबर है और हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक फैसला जो इमरान खान साहब का है उस पर हम उनका बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमें मौका मिलता है, मीडिया को मौका मिलता है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े सूबे का जो कि एक इंटरव्यू देने के काबिल ना हो, एक 2 लफ्ज़ बोलने के बावजूद इसके कि उसको सवालात भी भेज दिए जाएं, लेकिन उनका कंसर्न हो कि जवाब भी भेजते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप होंगे सर, सबसे बड़े बेनिफिशियरी आपकी पार्टी है सर इसके सर, अगर वो रहते हैं। एब्सोल्युटली वी आर बेनिफिशियरी बिकॉज इतना इनकॉम्पिटेंट वी लाइक टू सी। और हमें सिर्फ उस्मान बुज़दार नहीं, इमरान खान भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज इससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट कोई हो ही नहीं सकता था। और उनकी टीम जो वज़रा की है, जिसमें हुमायूं अख्तर साहब जैसे अच्छे लोग बाहर बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे चैंपियंस वहाँ बैठे हुए काबीना में, जिनको बेसिक्स, और ये बिल्कुल मैं ये जो हुमायूं अख्तर की बात करूँ कि हुमायूं अख्तर को उस वजह से नहीं, एक एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड करने वाला, बिजनेस डायनेमिक्स, मैनेजमेंट, उसको आपने बाहर रखा हुआ है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े चैंपियन जिनको बेसिक्स नहीं आती कि आपने एक पार्लियामेंट में स्पीच करने से पहले किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है।
ठीक है, चले मायूतर खान साहब, चले ये तो अब आ गई खबर कि उस्मान बुज़दार साहब माइनस नहीं हो रहे पंजाब के अंदर, वजाहत आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन PMLN के अंदर से कुछ माइनस प्लस आजकल जारी है। पहले 6 MPS सामने आए थे, कल 9 मजीद, यानी कि 3 मजीद आ गए, 9 की फिगर आ रही है कि वो अब उस्मान बुज़दार साहब की सपोर्ट में खड़े हो गए। साथ आके एक तरह का अनडिक्लेयर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो बन तो नहीं सकता जब तक उनकी तादाद पूरी नहीं होती, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ आ गए, आपके साथ आ गए। देखें समर, जो आपने PMLN की बात की, इसमें चंद बहुत ही बुनियादी वजूहात हैं। एक बात याद रखिए, जब पार्टी में तोड़फोड़ शुरू होती है तो हमेशा जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने हलकों में इलेक्शन लड़ने होते हैं और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव हलकों की सूरत हाल देख के मूव करते हैं। तो अगर PML के MNAs MPAs हमारी तरफ देख रहे हैं, वो अपने हलके पहले देख चुके हैं। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि PMLN की लीडरशिप आप देखें कि या लंदन बैठी है या जो पाकिस्तान बैठी है वो बिल्कुल खामोश बैठी है, और जो खामोश नहीं बैठे जो इनकी लीडरान हैं, वो आप जब बोलते हैं तो वो मतजाद व्यूज देते हैं। मोहम्मद जुबैर कुछ व्यू दे रहा होगा, शायद खकान अब्बासी कुछ व्यू दे रहा होगा, ख्वाजा आसिफ कुछ और व्यू दे रहा होगा, एहसन इकबाल कुछ और व्यू दे रहा होगा। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को टोटली पॉलिटिसाइज किया हुआ पिछले 2 साल से, और मैंने बार बार कहा है कि दोनों बड़ी पार्टियों का जो टॉप लीडरशिप का अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो हमसे पहले का शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की GITs और वो हुआ है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। देखिए, हम शाम को लीडरान पार्टी के टीवी पे जो मर्जी कहें, लेकिन अवाम एक अपनी सोच बनाती है, और डेफिनेटली ये जो अकाउंटेबिलिटी और ये जो केसेस चल रहे हैं और जो कन्विक्शंस हो रही हैं, इसका डेफिनेटली नुकसान। लेकिन मायूतर खान साहब, ये क्या वजह है, ये क्या वजह, ये क्या पॉलिसी है कि आपके अपने जो इलेक्टेड MNAs और MPAs हैं वो मुतमईन नहीं है, उनको आप एक एक करके बजट मंजूरी के लिए जाके मिलना पड़ता है, मुतमईन करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। आपकी ज्यादा तवज्जो अपने इलेक्टेड जो अरकान है उनसे ज्यादा PMLN के इलेक्टेड अरकान पे, उन्हें आप फंड्स भी दे रहे हैं, खुश भी कर रहे हैं, अपने लोग नाराज हैं। मैं अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत साल असेंबलीज में बैठा और मैंने हर बजट सेशन से पहले बिल्कुल यही तरीकाकार देखा होता है। लोग मेंबर्स जिनकी नाराजगी होती हैं, एक तो सेशन बड़े लंबे चल रहे होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर मौजूद होते हैं, तो अपने MNAs MPAs को भी मनाया जाता है, अलायंस पार्टनर्स को भी मनाया जाता है। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनयूजुअल बात बिल्कुल भी नहीं है जो आपने अभी देखी। ठीक है, शहला रजा साहिबा, चले बुज़दार साहब के वाले से जो आज फैसला हुआ है पंजाब के अंदर के वो नहीं जा रहे, शिबली फराज साहब ने बड़ी क्लियरली वजाहत कर दी है। ये आपके लिए भी शायद अच्छी खबर होगी, आपको कहने का मौका मिलेगा हमारा CM ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, आपको तनकीद करने का मौका मिलता है, बार बार आप लोग करते भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये ठीक फैसला, आप इसे सपोर्ट करते हैं कि ये रहना चाहिए बुज़दार साहब को भी पंजाब का वज़ीर आला, या चूँकि ये आपका तो नहीं है लेकिन PTI का, लेकिन ज़ाहिर स्टेक होल्डर आप भी हैं पंजाब के अंदर, आपकी पार्टी भी है। मैं सबसे पहले तो आप लोग को ये बताऊं कि कोरोना के बाद ये पहली दफ़ा मैं कैमरे के सामने वरना स्काइप पे कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बड़ा अच्छा पैनल है, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए ये PTI का अपना फ़ैसला है कि वो यही CM रखे या दूसरा बदले। बात जो है वो ये है कि क्या इस CM को हटाने से आटा जो कि उसकी बहुत ही शॉर्टेज है, और सिंध में 4,400 की है बोरी और वहाँ पे 5,000 तक की है, क्या इसको कोई कंट्रोल कर लेगा? चीनी जो है उसका स्कैंडल जो हुआ उसमें किरदार जो है वो सामने है सबका, क्या चीनी लोगों को सस्ती मिलने लगेगी? आटा तो कराची में भी कल 6 रुपये महंगा हुआ है, वो तो बुज़दार साहब ने नहीं किया ना। तो आटा इसलिए हुआ है कि अगर पंजाब में 5,000 होगा और यहाँ पे 4,040 या 4,500 का मिलेगा, तो जो माफिया है वो चाहेगी कि होल्ड कर ले,
था कि पंजाब की तरफ जाना गए, और वो ये एक तरीक़ा होता है, पूरा ये सब जानते हैं, ज़ुबैर साहब भी और हुमायूं अख्तर साहब भी। तो आटे की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो रही थी, जिसको जो है पकड़ा है, फिर भी 6 रुपये हुआ है ज़्यादा, लेकिन हम इसे कंट्रोल करेंगे। दूध का भी मसला हो रहा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं हर हफ्ते नई कीमतें खोलते हैं, दालों की, सबकी, फिर उनको पकड़ना पड़ता है। 5 हफ्ते जो हैं, बजट जो पास हुआ है, 5 हफ्ते में इतनी महंगाई बढ़ गई कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन बजट था। पाकिस्तान में जंगें हुई, 1971 की भी जंग हुई, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो नेगेटिव नहीं हुई। अब ये कोरोना का कंबल डालते हैं तो जीडीपी जो है पिछले साल 1.9 थी और इस वक्त 0.4 है समथिंग। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बुज़दार रहे या इमरान रहे, इमरान के नीचे तो सारी काबीना इलेक्टेड नहीं रही है, ठीक, तो आवाम को क्या दे रहे हैं आप? बुज़दार को रखें, उन्हें पीएम, आप उन्हें वसीम अकरम प्लस 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 करते। मुझे इससे मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि वाकई हम महंगाई का शिकार हैं, हम बेरोज़गारी का शिकार हैं। हमारे यहाँ वबा जो फैली है कोविड, उसको ऐसे डील किया जा रहा है कि जैसे हम पोस्ट कोविड में रह रहे हैं। वो तो बड़ा सक्सेसफुल कह रहे हैं इसको, उस पे इस पे आगे चल के हम पूरा सेगमेंट करेंगे कोरोना के हवाले से। कर्व बता रहा है कि मई में, जी कर्व बता रहा है कि मई में कितना ज्यादा इंक्रीज हुई है, और क्योंकि उनको इजाजत दी गई थी कि वो बाजारों में जाएं, सब जगह जाएं, और अब ये जो सेगमेंट करेंगे पूरा बकरीद की मंडियां लगेंगी तो आप देखिएगा कि और बढ़ेगा। ठीक है, कोरोना पे तो हमने पूरा सेगमेंट करना है, लेकिन जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं इश्यूज की, जिस तरह कोई इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बात हुई, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं पेट्रोलियम मसनूआत के केस में, और इसमें आज कहा गया है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने कहा कि लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों की सोच सिर्फ कंपनी का मुफाद है, और ये भी कहा उन्होंने कि गैर मुंतखब कहते हैं कीमतों के तरीक़ाकार में तब्दीली से पेट्रोल बहरान आया। अवामी नुमाइंदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें कम हो या ज़्यादा फ़ायदा कंपनीज़ का है। बादी नज़र में वजारत पेट्रोलियम को रिश्तेदार चला रहे हैं, और क्या ये मुल्क मजाक से चल रहा है? रिपोर्ट को देखकर मुहावरा याद आया कि आप बैल मुझे मार। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में काबीना की जगह वज़ीर आज़म लिखा होना चाहिए। मीटिंग मिनट्स से जाहिर होता है कि काबीना की कानूनी मुआवनत नहीं की गई। अब ये इतने सख्त रिमार्क्स आ रहे गवर्नेंस के हवाले से, स्टील मिल्स के केस में भी इसी तरह के सख्त रिमार्क्स आज सुनने को मिले हैं अदालत की तरफ से। लेकिन ये वो इश्यूज़ हैं कि जिन पे इस वक्त अपोजिशन का होना चाहिए फोकस, लेकिन अपोजिशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ, वैसे तो गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं, इमरान खान के बारे में, कि वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिसट्रस्ट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बदएतमादी है, जिसका इतराफ़ हमारे प्रोग्राम में भी कल हुआ, उससे पहले भी होता रहा है। ये इतराफ़ क्या है बदएतमादी के बारे में ज़रा सुन लीजिए। एपीसी करने जा रहे हैं, उससे पहले ही इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो मजीद मजबूत होगी इससे ना। देखिए, आपने दुरुस्त कहा, बजट से पहले बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि एपीसी होती, तमाम अपोजिशन जमातें यकसू होकर इस बजट को मिलकर रिजेक्ट करते, तमाम कायदीन मौजूद होते, वो बार तौर ना हो सकी। अभी तक कलेक्टिवली अपोजिशन अवाम की इस उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकी। जरूर आपस में कुछ मिसट्रस्ट है। राना सनाउल्लाह और मैं खुद भी और एक और हमारे एमएनए, हम मिलकर मौलाना के पास हाजिर हुए थे। आप अपना किरदार अदा करें। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना चुके हैं कि ये इश्यूज़ हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, जिन पे अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बदएतमादी है उस पर मौलाना साहब भी बात कर चुके हैं। ज़रा सुन लें वो क्या बात कर रहे हैं। अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ये मद्देनजर होगा कि मेरे तो केसेस हैं, तो मैंने तो उसमें भी रियायतें लेनी है, मैंने तो उस मुश्किल को भी फेस करना है, तो फिर शायद हम उस तरह ख्वाहिशात के मुताबिक कौम को नताइज न दे सकें जिसकी कौम हमसे तवक्को। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पेट्रोल का बहरान आया, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे अपोजिशन कोलैबोरेट करती तो आज गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल में डाल सकती थी। वो काम जो आपको करना चाहिए वो अदालतों की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, अदालतें इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही हैं, अपोजिशन को करना चाहिए था। एक मुत्तफ़िका एक हमें अपोजिशन नजर आई थी, जॉइंट अपोजिशन, वो आज कहीं एग्जिस्टेंट नज़र नहीं आ रही हमें, एग्जिस्टेंट नहीं आज वो, और जिसकी वजह है बदएतमादी। एपीसी होना थी वो नहीं हो सकी कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो आज लाहौर हाई कोर्ट तो गए लेकिन एपीसी नहीं हो पा रही है। कब होगी एपीसी और कब आप लोग एक जॉइंट स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे?
मैं नहीं एग्री करता इस तासुर से कि जी ऑपोजिशन की वीकनेस है। मेरा ख्याल है अगर हम मीडिया को इसका क्रेडिट दे सकते हैं कि जी उन्होंने आज सबको पता है ना कि कितने बहरानों से पाकिस्तान गुजरा है, चाहे वो चीनी का था, चाहे वो आटे का था, टमाटर का था, पेट्रोल का था, PIA का, ये सब मीडिया ने उजागर किया। लेकिन प्लीज़ हमारा भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक पाकिस्तानी आइन के तहत हम क्या कुछ कर सकते हैं एज एन ऑपोजिशन पार्टी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोरम से, चाहे वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के फोरम से, चाहे अखबारात में अपने आर्टिकल्स के फोरम से, यही सब होता है ना, और क्या होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमने हुकूमत को उस तरह से काम करने का मौका, काम तो हम करने का मौका देते हैं लेकिन वो बार बार हमें फुल टॉस देती है। अब मौलाना साहब का जो आपने सुनाया था कि हुकूमत गिराने के लिए, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या PMLN फॉर एग्जांपल और कब से ये चाहती थी कि हुकूमत गिर जाए। दिस इज़ द क्वेश्चन ना कि भाई हमने क्या गिराना है हुकूमत को, और क्या हमने शुरू दिन से, मौलाना साहब को तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि उनको गिराना है, और उनका तो मौक़िफ़ था कि हम असेंबली में ही ना चाहें ताकि हुकूमत गिर जाए किसी न किसी तरह से। सो पहली बात तो ये है कि हमने गिराना था ही नहीं, और हम उतना तो टाइम फ्रेम देना ही चाहिए हमें, चाहे वो जैसे कैसे इलेक्शन हुए हैं। और यही हमारा पहले दिन मौक़िफ़ था, आज भी ये मौक़िफ़ है। 2 साल सफिशेंट होते हैं, 2-2.5 साल सफिशेंट होते हैं फॉर द पार्टी। और मैं एक और वजाहत कर दूं, ये एक जो डिबेट है ना इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड, ये हुकूमत ने ही इसका शोशा छोड़ा है कि जी नॉन इलेक्टेड। अभी आपने पेट्रोल के हवाले से कहा कि नॉन इलेक्टेड लोग फैसला कर रहे हैं। नो, लेट मी क्लैरिफाई। डिसीजन मेकर्स कौन हैं रहे हैं पिछले 2-2.5-3 महीने में पेट्रोल के हवाले से? कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो कि असद उमर हेड करते हैं, वो इलेक्टेड हैं। उसमें कौन शामिल है? उमर अयूब साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। तमाम फैसले इलेक्टेड लोगों ने किए हैं और इमरान खान उनके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा तासुर है कि जी चूंकि इलेक्टेड को नहीं है इसलिए ये खराब परफॉर्मेंस आ रही है। इलेक्टेड होना सिर्फ बट इलेक्टेड होने से सिर्फ मसाइल हल नहीं होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को इंपॉर्टेंट, अगर मैं एक सवाल पूछता हूं कि जी अगर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने पेट्रोल की इंपोर्ट पर बैन क्यों किया 27 मार्च 2020 को, आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी हमायूं अख्तर से आप पूछेंगे वो घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे कि जवाब नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें होंगी। अच्छा सर, मैं जिस कंफ्यूजन की बात कर रहा था अपोजिशन के रैंक्स में, यही वजह है कि आपके लोग जो हैं वो टूट के जाके मिल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब साहब के साथ, हुकूमती लोगों से मिल रहे हैं। जरा सुन लें, ये निशात डार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप ही की पार्टी के नाराज MP है पंजाब से। निशात डार साहब, क्या वजूहात हैं, क्यों आप मुतमईन नहीं अपनी पार्टी की क़यादत से? वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे आप कहते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं कर रहे, आप लोग नाराज़ हैं? और उस्मान बुज़दार साहब से भी आप मिले हैं, और कल आपका एक डिनर भी हुआ था जिसमें आपको मज़ीद लोगों ने भी सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई, और वो कितने लोग हैं? पहली बात तो ये है कि पहले से ज़्यादा लोग हैं, तो हमारी कमिटमेंट हुई थी कि अभी हमने ये बात मीडिया पे नहीं लेके आने का हम कितने लोग हैं, अभी और लोग भी शामिल होने हैं। तो कुछ डिसीजन हम लोगों ने कल किए हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए वो डिसीजन मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग अभी तक सारे मुस्लिम लीग नून में ही हैं। हमें नून से ये गिला है कि हमें एतमाद में नहीं लेते, हमें कुछ बताते नहीं आगे हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चंद एक लोग हैं जो जिन्होंने मियाँ साहबान को घेरा हुआ है और वही उनको मशवरे देते हैं, और वो मैं नहीं समझता कि वो सही मशवरे दे रहे हैं। हमसे भी मशवरा करें, हमें भी बताएं भाई क्या मसाइल हैं, हम शायद उनके किसी काम आ सके। लेकिन फुकदान है इस चीज़ का, मुलाकात का। बिल्कुल आप देखें जी 92 पे इनका है मुस्लिम लीग हाउस। मुझे बताएं आप कभी कितने महीने हो गए कोई मीटिंग कॉल की हो, हम लोगों को बुलाया हो? कभी नहीं बुलाया, और हम ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे हमारा वारिस ही कोई नहीं। तो ये मीटिंग हमारी इसलिए चल रही है, हम अभी तक नून लीग में ही है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि हम मिलते क्यों हैं, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर है, हमें उनसे मिलना चाहिए। हमें मसाइल देखे, लोग जो हमें अवार्ड देते हैं ना, MP की बात कर रहा हूँ, हाई लेवल की नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़े लोग आ जाते हैं, तो वो हमारे से काम लेना चाहते हैं, वो हमारे से डेवलपमेंट लेना चाहते हैं।
वो नहीं ये पूछते, या जब वो जलूस निकालते, कभी आपने सुना है कि वजीर आजम को उन्होंने बुरा भला कहा? MP को कहते हो अगली दफ़ा आई और तो कितने लोग गए। तो यार ये हमारे सारे मसाइल हैं, लेकिन हमें तो कोई दिलासा देने वाला भी नहीं है। ये एक आप मेरी बात छोड़े, इनके और कोई इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी एक ग्रुप बना रहे हैं मेरे अलावा, जो मैंने सुना है। तो मतलब कि ये तो इनको संभालना चाहिए। आप ये बताएं, इतने लोग जो इनसे नाराज है, इन्होंने किसी को बुलाया है, कोई मीटिंग कॉल की है? ये जो आप बड़े लीडर्स का ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें साद रफीक साहब तो नहीं है उस ग्रुप में कहीं? वो भी उनके बारे में भी आ रहा है, वो भी नाराज है पार्टी की आदत से, उनके काफी गिले शिकवे। यार मुझे नहीं पता, मैं सुनी बात है, जब तक मुझे कंफर्म ना हो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सही, तो क्या सुनिए आपने बात? खुद को मालूम होना चाहिए क्या कर रहे हैं। देखिए ना, हाँ जी, आपने क्या बात सुनी उनके बारे में? यही सुनिए कि वो भी एक ग्रुप बना रहे हैं अपना। अच्छा भाई, मैं यही बता रहा हूं कि ये ग्रुप बना रहे हैं वो लोग भी जो इनके बड़े बड़े चहेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हम जैसे लोगों के साथ शामिल नहीं होते क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। तो राना सनाउल्लाह साहब है, PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनसे आपकी मुलाकात नहीं होती इश्यूज के बारे में कि पार्टी की क्या पॉलिसी आगे, क्या हिकमत अमली, जिसके बारे में आप कहते हैं आपको पूछा नहीं जाता? नहीं, मेरी कभी भी नहीं हुई। मेरा एक दफा टीवी पे आए थे सनाउल्लाह साहब, मुझे चैनल याद नहीं, गालबन दुनिया न्यूज़ था, वहाँ वो भी बैठे थे, मैं भी बोल रहा था। तो मैंने उस वक्त मेरे से सवाल उठाया गया कि ये वायलेशन है। मैंने कहा इनके बंदों को कहे कि वो वायलेशन जो है ये अपना किताबें घर ना रखा करे, जो असम्बली से वो पढ़े, ये वायलेशन नहीं है। और दूसरा मैंने कहा था हम तो बजट इजलास में थे, आप वीडियो निकाल के देख लें। हम जो शुरू में साथ इकट्ठे हुए थे, साथ के साथ बैठे थे बजट इजलास में। इनके लोग कहाँ थे, मुझे ये जवाब दे सारे। अच्छा चले डाहा साहब, इनके तो लोग ही नहीं थे वहां पर। उस दिन ऐसे CM की स्पीच सुन रहे थे। ठीक, मुझे फाइनली ये बता दें, मैं एग्जैक्ट नंबर आपसे नहीं जानना चाह रहा, चले वो आप बेशक ना बताएं, आप खुफिया रखना चाह रहे हैं। ये नंबर 20 से ज्यादा है जो नाराज MP है, या 30 से ज्यादा है मिनिमम? चले आप बता दें कितने से ज्यादा है मिनिमम? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता जी, ये मैं नहीं बता सकता। हो सकता आपकी सोच से ज्यादा हो, लेकिन मैं ये इशारा दे दिया है ना कि पहले से ज्यादा थे। 30 से ज्यादा हो सकते हैं? पहले से ज्यादा थे, इसमें कोई शक वाली बात 30 से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ या ना? में यार मैंने ये कहा कि पहले से ज्यादा है। पहले तो जरा से ज्यादा, एक भी ज्यादा हो सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया निशात डाहा साहब, आप पार्टी की पॉलिसी जो है क़यादत की, उससे आप बड़े कंफ्यूज हैं जी। आपने सुन लिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये गिले शिकवे ये मैं नहीं कह रहा था, ये निशात डाहा साहब कह रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है उनके गिले शिकवे सही भी हो सकते हैं और पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। गिले शिकवे होना एक नेचुरल चीज़ है और पॉलिटिक्स में समर ये सबसे मुश्किल चीज़ होता है, चाहे आप हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, कि अपने पार्टी के जो मेंबरान हैं उसको किस तरह से आप सेटिस्फाइड रखते हैं। बिकॉज काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि जी उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते फैसला साजी में, और आगे का जो भी डायरेक्शन है वो कह रहे हैं आज तक किसी ने हमसे रब्ता भी नहीं किया पार्टी की आदत से, राय लेनी चाहिए। अब ये मैं उसको ऑब्वियसली कंफर्म नहीं कर सकता, बट ज़रूर इनका मैसेज मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा टू द पीपल हु आर रेलेवेंट। ठीक है, शैला रज़ा साहिबा, बिफोर आई कम टू यू, मैं चाहता हूँ एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके मज़ीद फिर डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मज़ीद इशूज़ है बड़े इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस के हवाले से और कुछ तब्दीलियों के हवाले से बातों की। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुल्की अपोजिशन के हवाले से कि अपोजिशन जिस तरह के मसाइल हैं, जितना टफ टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, वो नहीं दे पा रही शायद। शैला रज़ा साहिबा, इस वक्त जो हम देख रहे हैं अपोजिशन के दरमियान बदएतमादी, जिसका एतराफ़ आपकी पार्टी भी कर रही है, PMLN भी कर रही है, मौलाना साहब आपस में कोशिश कर रहे हैं कि इन इख्तलाफात को दूर कर दिया जाए, और APC आपकी जो होनी है, जो आप चाह रहे थे कि बजट से पहले हो जाती, वो नहीं हो सकी, वो हो जाए और आपकी कोई सिमत का मुतय्यन, कोई सिमत आपकी मुतय्यन हो जाए। ये क्या अमर माने है? कोई PMLN की तरफ से ही मसाइल आ रहे हैं कि वो एग्री नहीं कर रहे आप जो चीज़ें कह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी
कि अपोजिशन का काम हुकूमत गिराना नहीं होता, ये बात सबको याद रखनी चाहिए। और हमें आपकी पार्टी तो कह रही है गिराने का। किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से क्या एक मिनट किस तरह से क्या होता है, लेकिन अगर हम आईनी तरीक़ेकार पे नहीं चलेंगे तो फिर वही होगा कि 2-2-2.5 साल की फ्रेजाइल डेमोक्रेसी आएगी और मुल्क जो है वो बहुत पीछे से पीछे की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर आवाम की राय से लोग नहीं आए तो फिर चाहे माशी सूरत हाल हो या खारजाई सूरत हाल हो, हम देख रहे हैं कि हमें क्या नाकामी हो रही है। तो मेरा शैला रज़ा साहिबा, मुझे यही तो मेरा नुक्ता है, यही तो मेरा डिस्कशन का पॉइंट है कि आप लोग चाहते क्या है। कभी बिलावल साहब कहते हैं कि घसीट के निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर, कभी कहा जाता है कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक कदम एतमाद लेकर आएंगे, कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। कोई क्लियर आपकी पॉलिसी नहीं है ना, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि करना क्या हमने। अच्छा देखिए, बात यह है कि ये हमें समझना चाहिए कि अगर हमने इस वक्त कोई ऐसा काम किया कि जो गैर आईनी तरीक़ा हो, वो चलेगा नहीं, और उसमें आप तारीख में जो है वो जिल्लत उठाएंगे। ये सुन ले बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, होता है कि जरा सुन ले बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन तो ले, पहले जरा सुन ले जी। पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि आप किसी को भी रख लो मगर इसको एनीबडी बट इमरान। वज़ीर आज़म को, इसका पुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़ेगा। ये वज़ीर आज़म हाउस से खींच के बाहर निकालने की बात कर रहे हैं शैला रज़ा साहिबा जी। तो लेकिन उसका तरीक़ा कार होगा ना। मैं जो बार बार बात कर रही हूँ, आप मेरे एक जुमले के बाद बोल पड़ते हैं, मुझे बड़ी मसला हो जाता है। अब आप खुल के बात करें, खुल के बात करें। आवाज़ देखिए, बात यह है कि हाँ, मैं बिल्कुल शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन जो है वो एक पार्टी पे मुश्तमिल नहीं है। अपोजिशन में मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली पार्टीज़ हैं। उन सबको मिनिमम एजेंडे पे आना है, और वो मिनिमम एजेंडा यही है कि हुकूमत की जो बहुत बड़ी गलतियां हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, और हम मुसलसल उठा रहे हैं। और असेंबली से लेके हर जगह इस बात पे बात हो रही है कि चाहे महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, हुकूमत का जो है वो तालिबान की बी टीम बनने का जो सिलसिला हो, उन सब के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं जो इन्होंने दबा दिया। तो मेरा ये कहना है कि एक राय आम्मा हमवार की जा रही है और उसमें अपोजिशन मुख्तलिफ बातें कर रही है। मायूतर खान साहब, तहरीक अदम एतमाद की बातें भी चल रही हैं, APC भी एक होनी है अपोजिशन की। लग रहा है कोई बड़ी मुश्किल इस दफ़ा आपके लिए खड़ी होने जा रही है अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है। सबसे बड़ा तो आपके लिए फ़ायदा यह है कि अपोजिशन इकट्ठी हो ही नहीं पा रही। आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने आज तक मेरी 30 साल की सियासत है, कभी APC के कोई नताइज नहीं देखे। इधर तो खैर APC अभी होना ही मुमकिन नहीं है, आपने खुद पहले काफ़ी तफसील से बयान किया है। ना ही मैंने आज तक कभी एक हॉस्टाइल मूव देखी है जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए सूबाई या वफाकी हुकूमत चेंज की जाए। आपने जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जहां के उनकी बहुत भरपूर मेजॉरिटी थी, आपने देखा कि उसके नतायज क्या निकले। आपने ग्रुपिंग की बात की और ये डाहा साहब तशरीफ रखते थे, ये भी फरमा रहे थे कि देखिए PMLN में एक बुनियादी ग्रुपिंग है और सियासी पार्टियों में हमेशा होती है, बिलखसूस जब लीडरशिप में चेंज मुतवक्को हो। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा की एक सोच है फ्यूचर पार्टी लीडरशिप में, और शहबाज और हमजा शहबाज की एक अलग सोच है। नीचे फिर ये फैलती है, इसमें ख्वाजा आसिफ की एक सोच है, एहसन इकबाल की जैसे मैंने पहले कहा और है, शायद खाकान अब्बासी की और है। और उसके नीचे जब आप जाएं तो ये ख्वाजा साद रफीक टाइप्स और बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो ये पार्टी में ऊपर, मैं तो काफी अरसे से ये बात बता रहा हूं कि पार्टी में ऊपर ये तनाजात मौजूद हैं, और इसके नतीजे फिर आप देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स सामने आना शुरू करते हैं। लेकिन ये मायूतर खान साहब इतनी ज्यादा जिसे आप इतनी, इसने अभी तक हमें चीजों के सॉल्यूशन नहीं दिए। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट तो सर ये है कोरोना में सर, मेरा पॉइंट तो कैसे बेहतर किया जाए, या किसानों को कैसे बेहतर किया जाए, या ताजरों के लिए क्या किया जाए। मायूतर खान साहब जो है ये सॉल्यूशन दे सकती है लेकिन नहीं दे रही। सर मेरा तो पॉइंट ये है कि इतनी जब आप कह रहे हैं कि कमजोर अपोजिशन है, डिवाइडेड अपोजिशन है, पार्टियों के अंदर तकसीम दर तकसीम है, तो इतनी ज्यादा स्मूथ सेलिंग आपको मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिलनी थी।
इतने आइडियल एनवायरनमेंट में आपको तो डिलीवर करना चाहिए था, जब अपोजिशन की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। जिस तरह से पीएमएलएन गवर्नमेंट में थी, वो कहते हैं कि आपने चलने नहीं दिया, कभी धरने कभी क्या। इतना आइडियल एनवायरनमेंट आपके पास, इसमें तो आपको डिलीवर करना चाहिए, अवामी मसाइल हल करने चाहिए। अवामी मसाइल है कि वो पायलअप होते जा रहे हैं। देखें, तकरीबन 2 साल हमने गुफ्तगू की है कि हमें इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो हमें हालात मिले थे, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जिनके नेगेटिव, वक्ती तौर पे नेगेटिव असरात आते हैं। और बदकिस्मती है हमारी कि कोरोना सारी दुनिया में फैल गया है, पाकिस्तान तो छोड़ सारी दुनिया की, आप अमेरिका की कोरोना से पहले कौन से अच्छे हालात थे मायूस साहब? लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो हम सॉलिड फुटिंग पे हैं, कोरोना के बावजूद हम जो इक़दामात ले रहे हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के लिए जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्री के लिए, जो ताजर के लिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो इक़दामात, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक तो सर नहीं बनी थी कुछ अर्सा पहले तक। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक तो नहीं बनी थी सर, इंडस्ट्री कैसे ठीक होगी पॉलिसी के बगैर? डायरेक्शन आपको 10 इक़दामात आप देखें कि इंटरेस्ट रेट 13.25 से 7% पे आ गया है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टर्फ की सूरत में 5% पे दी जा रही है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आप देखें कि किसानों का पैकेज अब आने वाला है। हिस्टोरिक लिहाज से ये जो एहसास प्रोग्राम है, इसमें जो रकूमात आ रही हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज के पैकेज अभी सामने आया है, ताजरों का पैकेज अभी सामने आया है। कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं आया? मैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहा था, आप कह रहे थे इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी, पॉलिसी के बगैर कैसे ग्रो कर सकती है? बहरहाल मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं सर, कोरोना वाले पे हम तफसीलन बात करेंगे मामले पे। शैला रजा साहिबा, ब्रेक से पहले आप कुछ बात करना चाह रही थी, बल्कि सॉरी आपकी साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैंने आगे बढ़ना है। जी, एक तो मैं ये कह रही थी कि चेयरमैन अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, राय आमा हमवार कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उन्होंने सारे बजट के ऊपर बात की और अब भी कर रहे हैं। अब ये तारीख लिखेगी कि कौन सी पार्टी ने क्या किरदार अदा किया। हम अपनी भरपूर ताकत के साथ खड़े हैं। अब मैं थोड़ी सी इनकी ज़राई पॉलिसी पे बात कर लूँ। 50 बिलियन इन्होंने रखे, उस वक्त किसान एहतजाज कर रहे थे कि आप ये रकम बढ़ाएं, तो हफीज़ शेख ने कहा कि हरगिज़ नहीं। अब ये 30 बिलियन का मज़ीद ऐलान कर रहे हैं। लोकस्ट जो है, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया कि कोई गाड़ियां देते, स्प्रे देते, इन्होंने बल्कि उल्टा क्या किया, 8 सेंटर थर में जाके कायम कर दिए कि लोकस्ट पकड़ो और बेचो। तो ये तो मजाक उड़ाना किसी की गुर्बत का। और आप इस वक्त आप 30 बिलियन बढ़ा रहे हैं, तो क्या बजट में आप उस वक्त नहीं रख सकते थे? अभी इन्होंने पेशावर में लोकल गवर्नमेंट का एक कानून पास किया है जिसमें इन्होंने इदारों को तबाह कर रहे हैं कि अगर किसी को प्राइवेट जो है कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई ज़मीन लेनी है, तो वो इलाकाई जो काउंसिलर है उसके दस्तखत से उन्हें मिल जाएगी। यानी ना रेवेन्यू काम आएगा, ना लोकल बॉडीज की जगह वो काम आएगी मिनिस्ट्री। आपने जो है वो उसको काउंसिलर को ये इख्तियार दे दिया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अभी कराची में इन्होंने कहा है कि 3 दिन जो है वो गैस होगी और बाकी सनतों को फिर कहा है कि 24 घंटे गैस नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी आपकी। और बिजली का मसला तो आपका, बिलों का मसला तो हल कर दिया, के लिए नहीं देंगे और वैसे भी नहीं देंगे। आज आपके बिलों वाला मसला तो हल कर दिया कि मजीद बिजली की कीमत नहीं बढ़ाने जा रहे। पहले भी कहा था, पहले भी वजीर ने भी नोटिस ले लिया भाई देवे आज। समर को आप बुरा कहते हैं। जो वजीर हवाबाजी हैं वो गैस के थे, उन्होंने अभी तक बिल के पैसे नहीं दिए लोगों को, तो आज क्या देंगे? 24% हिस्सा है इनका विफाक का के इलेक्ट्रिक में। तो हमारा तो कमेटी में कोई सूबाई बंदा भी नहीं है, बोर्ड में, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा। खुद ही का अबराज ग्रुप है, खुद ही के 24% उसमें शेयर्स हैं और खुद ही एहतजाज करते हैं, खुद ही बातें करते हैं, आके कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। असद उमर और लोड शेडिंग चल रही होती है, इस वक्त भी चल रही है बहुत से इलाकों में। वो तो आज चले, जो टैरिफ वाला मामला था मोहम्मद जुबैर साहब, आज 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है। कराची की चूँकि बात हो रही है, एक तो हुकूमत ने फैसला किया, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई कीमतें नहीं बढ़नी। असद उमर साहब ने मुखालफत भी की और अमीनुल हक साहब ने भी मुखालफत की कि नहीं बढ़ने चाहिए टैरिफ जो कराची के सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट जो कीमतें बढ़ने वाली थी, बल्कि 2 महीने तो इजाफी लोगों ने कीमतें दी हैं। अब मना हो गया कि भाई फ़िलहाल मौखर कर दिया गया मामला। दूसरा, नैब ने नोटिस ले लिया आज ओवर बिलिंग का भी और लोड शेडिंग के मसले का भी, और चेयरमैन नैब ने हिदायत की है नैब कराची को कि आप इसके लिए एक इंक्वायरी शुरू करें के इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो ये
ठीक खबरें, मुतमईन आप इनसे? अब कराची के अवाम, ये हमारा मुल्क पता कैसे चल रहा है? ट्राइबल इलाकों में ना बिल्कुल जहाँ कोई मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस नहीं होती, कोई मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती, तो कुछ होता है तो वो एकदम घोड़ों पर आते हैं और वो कहते हैं जी फलाने इलाके में ये हो गया, तो रिएक्ट करने के लिए एक हमला शुरू हो जाते हैं। टैरिफ अगर जिस दिन बढ़ाया था उस दिन तो मैं उस दिन भी और आप भी हैरान होंगे कि आज के ज़माने में, अभी आज से 15 दिन 10 दिन पहले बढ़ाया था, मतलब बिजली है नहीं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। सो पहले तो इनसे पूछे आप हुकूमत साजी आती भी है आपको या नहीं आती? जब हंगामा होता है, शोर होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, अवाम शोर मचा रहे होते हैं, तो फिर ये फैसला शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई तरीका तो मार्च में बढ़ा था, कभी थ्रेट करने से, जी थ्रेट करने से और धमकियां देने से हुकूमतें नहीं चलती हैं। के इलेक्ट्रिक में जो आज मैं और आप और पूरा मीडिया डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से, उसकी क्या वजह है? उसकी 3 वजह हैं। एक ये है, इसलिए है कि लोड शेडिंग हुई। लोड शेडिंग क्यों हुई है? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने सही टाइम पर फैसले नहीं किए। LNG क्यों नहीं इंपोर्ट की थी? अभी हुमायूं अख्तर इसका जवाब नहीं देंगे। हम बड़े फैसले कर रहे हैं। भाई बड़े फैसले ये बताएं, छोटे फैसले कि LNG आपने टाइम पर क्यों नहीं इंपोर्ट किया था? फर्नेस ऑयल आपने क्यों नहीं प्रोवाइड किया था? सुइस सदर्न गैस प्रोवाइड करता है। अभी आज से 6 दिन पहले 7 दिन पहले आपने फैसला किया कि 190 से आप 290 बढ़ा देंगे। तो ये फैसला पहले क्यों नहीं किया था? ये फैसला 1 महीना पहले क्यों नहीं किया था? इसके जवाब आने चाहिए। एग्रीमेंट भी नहीं है सर। ये जवाब नहीं हमें चाहिए कि हम भरपूर काम कर रहे हैं। मामला सारा भरपूर काम क्या मतलब? भाई आप ये बताएं कि व्हाई डिड यू आपकी मार्च 20 को जी अच्छा मार्च 22 को कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने फैसला किया कि हम पेट्रोल नहीं इंपोर्ट करेंगे। क्यों फैसला किया भाई? ओगरा तो आपको मना कर रहा था, लिख के दे रहा था, पूरे उसको मीटिंग में नहीं बुलाया, पूरे अप्रैल वो वार्न करते रहे, मई में वो वार्न करते रहे कि जी सीरियस क्राइसिस आएगा। पहले पेट्रोल का क्राइसिस आया जब आपने प्राइसेस गिराई, सप्लाईज थी नहीं, प्राइसेस गिरा दी। बता इससे ज्यादा मेरा ख्याल है, मैंने तो ट्राइबल एरिया का भी मैंने गलत एग्जाम्पल दिया, मुझे तो नहीं पता कहां जाके एग्जाम्पल दें, स्टोनेज में एग्जाम्पल देनी चाहिए इस किस्म की हुकूमत। आप खुद बताएं कि सप्लाईज नहीं है समर, और ओगरा लिख के दे रहा है कि आप प्राइस रिड्यूस करेंगे, सप्लाईज नहीं है, पहले सप्लाईज का अरेंज कर लें, इंपोर्ट बैन की भी है, फिर जाके आप अनाउंस करें। इसमें क्या कोई कॉमन सेंस सिर्फ चाहिए? लेकिन वजीर आजम ने चेस्ट थम्पिंग करनी है, वजीर उमर अयूब ने चेस्ट थम्पिंग करनी है, चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने चेस्ट थम्पिंग करनी है। एक चीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए रुसवाई करवाते, जैसे पायलट के केस में, फेक पायलट लाइसेंस केस में किया, मतलब हर चीज को डिफ्लेक्ट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। अच्छा पेट्रोल का क्राइसिस आ जाए, ये जो सवालात हैं ये आज खड़े किए, वो कह रहे हैं जी रिफाइनरीज ने भी अपग्रेड नहीं किया 12 साल से। ओ भाई वो जो रिफाइनरी स्टेशन है वो आपको 6 महीने पहले आपको ख्याल आ रही है? टेक्सास के वाले से ऑयल टैंकर्स ने हड़ताल शुरू कर दिया। लगता है एक और बुरान आने वाला है कुछ दिनों में ही, बोरान हो जाएगी बोरान, क्योंकि ये मैनेज ही नहीं कर सकते। अली जैदी साहब जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी वजारत से कोई काम ताल्लुक नहीं है, असद उमर का अपनी वजारत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोरोना हैंडल करते हैं, उनको हेल्थ मिनिस्टर बना देना चाहिए। कोई वजीर अपना काम तो करते ही नहीं है। सर आप तो फिर बेनिफिशियरी है ना, आपने तो चलते देना ऐसे ही ना जैसे जैसे चल रहा है। हुमायूं अख्तर खान साहब यू हैव लॉट टू रिस्पॉन्ड, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हुमायूं अख्तर खान साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा। आप कह रहे थे बड़ा काम कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब ने पूरी चार्जशीट आपके सामने रख दी है, शैला रजा साहिबा ने भी, कि भाई कहाँ कहाँ आपकी बैड गवर्नेंस है निशानदेही कर दी उन्होंने, बड़ी जगहों पे, एक जगह पे नहीं, मल्टीपल फ्रंट्स पे, और स्पेसिफिक जवाब दे दें, बिल्कुल करेक्ट करते हमें। नहीं है ना अब हुमायूं का उन्होंने 2 बार कहा कि घुमा के जवाब दीजिएगा, स्पेसिफिक जवाब दें। देखिए मोहम्मद जुबैर, आपको एक बात पता है कि मैं हुमायूं साहब हमें करेक्ट ही कर सकते हैं वाकई जरूरत से ज्यादा। देखिए मैं गुजारिश करूं, जुबैर ने 2-3 दफा बात की पेट्रोल इंपोर्ट्स की और LNG इंपोर्ट्स की, इस पे बहुत ही हाई लेवल कमेटीज बैठ के, क्योंकि आपस में गवर्नमेंट के अदारे, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज, हमेशा ऐसे ही होता है जब कोई शॉर्टेज हो तो एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाते हैं, और जो आपने अखबारों में देखे वो इल्जामात
और हम इनकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान का एक व्यू होता है कि वो नाअहली बर्दाश्त नहीं करते और जब इस तरह की शॉर्टेजेस हों तो वो उसमें तय तक जाते हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो किसी के खिलाफ नहीं हुई। और देखिए ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामलात होते हैं LNG इंपोर्ट्स के, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ऑयल प्राइसेस किस तरफ जाएंगी नहीं जाएंगी। अगर प्राइसेस आप सस्ता ऑयल खरीदें और वो बाद में बढ़ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप महंगा ऑयल खरीदें और बाद में कम हो जाए तो यही जुबैर साहब कहेंगे कि आपने क्यों खरीदा। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए इनकी गहराई तक जाके तो भाई तो के इलेक्ट्रिक बिजली कैसे बनाता अगर LNG नहीं थी? के इलेक्ट्रिक बिजली कैसे बनाता अगर के वो फर्नेस ऑयल या LNG फर्नेस ऑयल का जुबैर साहब बताता, आप बता देना। फर्नेस ऑयल का के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं हमने जनवरी में डिमांड रेज की थी, मार्च में फिर यकीन याद दहानी कराई लेकिन एब्सोल्युटली। देखिए समर आवाज मैं यही पूछ रहा हूँ कैसे बनाते बिजली। समर आपसे गुजारिश है कि के इलेक्ट्रिक की अगर गुफ्तगू करनी है तो एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें एक सेगमेंट इस पे कर लेते हैं। इसमें भी आपको बड़े बड़े इंकशाफात नजर आएंगे। सो लेट्स डू अ डिबेट ऑन के इलेक्ट्रिक। बड़े इंकशाफात है सर, बड़े इंकशाफात है। कुछ हमने किए भी थे 2 रोज पहले भी कि किस तरह से बंदे कहां से निकाल के कहां लगाए जाते रहे। नहीं है जितना ही बताया जाता है। ठीक है, तो जवाब मिल गया आपको मोहम्मद जुबैर साहब? मुतमईन हो गए आप जवाब से? मैं एक सिर्फ कमेंट कर दूं समर, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले। जी जी। दुनिया की तारीख में पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसमें जून के महीने में 2 पेट्रोल की क्राइसिस आए। एक क्राइसिस आया जब पेट्रोल की कीमतें कम की गई और एक क्राइसिस आया उसी महीने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। कोई आपने ऐसा मुल्क देखा है? 2 अलग अलग कमेटीज तय में जाके प्राइम मिनिस्टर के कहने पर तय में जाके इन्वेस्टिगेट कर रही है कि अभी तक ये नहीं पता चला कि अच्छा कि कम करने पर एक जो कमेटी काम कर रही है और एक ये कमेटी तय कर रही है कि ज्यादा बढ़ाने पर क्राइसिस क्यों आया था। लगता है लाहौर हाई कोर्ट एक महीना गुजर चुके हैं, अभी तक हमें नहीं जी। इससे पहले कि एक और क्राइसिस हो जाएगा तो ये पिछला क्राइसिस भूल जाएंगे, अगले क्राइसिस की तरफ। अच्छी बात है, खेल खेल के हुकूमत कर रहे हैं कमेटी नहीं तो कैसे करें क्या होना चाहिए आप बता दें। नहीं वो कह रहे हैं तय तक जाएंगे, तय तक। असल में मसला ये है कि तय तक जाने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पायलट्स के इशू पर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ फेक पायलट, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा उनको कुछ नहीं पता था। सही है। ना उन्होंने सिविल एविएशन की बात सुनी, ना उन्होंने कोई वर्किंग की, ना उन्होंने मिनिस्टर को बुला के पहले पूछा कि भाई आपने ये जो रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये क्या एग्री हो चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है। सिविल एविएशन ने भी सच स्टेटमेंट नो, सिविल एविएशन ने भी मामला मीडिया पे डालना शुरू कर दिया, मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कि आपने हमारी साख खराब की पूरी दुनिया में। हालांकि वो तो मिनिस्टर साहब ने किया, हमने कहा किया, हमने रिपोर्ट किया जो उन्होंने कहा असेंबली के अंदर खड़े होकर। पूछे ना इनसे हुमायूं साहब से कि उसकी भी कमेटी एक बनी होगी, शायद इनको पता होगा कि वो उसकी तय तक पहुंचने के लिए वो अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तय तक और हुमायूं साहब से मेरा एक पर्सनल गुजारिश है कि यार खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर को कहें नोटिस लेना छोड़ दें, क्योंकि उनके नोटिस के बगैर ज्यादा अच्छा मुल्क चलता है। जी सर, वाकई में नोटिस हम आप पे छोड़ देंगे। तो सर नोटिस लेना जरूरी है ना। कोई बहरान आता है, कोई इशू आता है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं नोटिस लेना होता है ना। और कौन लेगा नोटिस फिर? सर आप बता दें, प्राइम मिनिस्टर नहीं लेंगे, फिर जुडिशरी लेगी, फिर कोई और लेगा नोटिस आके, फिर आपने नाराज होना है कि पहली तो बात यह है कि वो काबीना में एक वजीर को अपॉइंट करें कि मिनिस्टर फॉर टेकिंग नोटिस, क्योंकि उसकी जितनी ज्यादा जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। तो ये वजीर काम ही नहीं करता, तो एक तो खास महकमा बनना चाहिए नोटिस लेने का। शैला रजा साहब, ये बेहतर ठीक तजवीज़ है ये जो बात कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, आप एग्री कर रही हैं कि यही बेहतर सोल्यूशन है? मैं समझती हूँ कि इतने सारे तर्जुमान हैं, इतने सारे तर्जुमान जो बना रखे हैं, जो ज़बान और उसका लिहाज किए बगैर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनको मसरूफ़ कर देना चाहिए। वो लोग जिनको पता नहीं है कि कैमरे के सामने क्या अल्फाज बोलने चाहिए, कैसे बोलने चाहिए, लगता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको नोटिस कमेटी करते हैं ताकि वो लगे। अच्छा, वैसे आपने और कुछ नहीं करना होता है, फजूल बातें करनी होती हैं। आपने कोरोना की बात की थी, मैं जरा निकलते जरा सीरियस मामला है ये कोरोना वाला, जिसपे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रही सिंध हुकूमत, विफाक की पॉलिसी को, आपकी गलत पॉलिसी है। आज विफाक कह रहा है हमारी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना वबा कंट्रोल हो गई है। और जो आदाद शुमार आज असद उमर साहब ने जो आज ट्वीट किए हैं, बताए हैं,
वो ये कह रहे हैं ये जो तासुर है कि कम टेस्टिंग की वजह से पाकिस्तान में केसेस कम आ रहे हैं, कर्व फ्लैटन हो रही है, तो वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं जून 1 से 15 तक जो औसत टेस्टिंग थी वो 23,403 थी और जुलाई 1 से 15 तक औसत टेस्टिंग 22,959 थी। और पहले जो जून के पहले 15 दिनों में जो केसेस थे वो 5,056 केसेस थे, जबकि जुलाई के पहले 15 दिनों में 3,097 केसेस आए। केसेस वो कह रहे हैं कम हो रहे हैं, वायरस का फैलाव कम हो गया, जिसमें अवाम ने एहतियात भी किया और हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कम हुआ है। वो कह रहे हैं कर्व ऐसे तो फ्लैटन नहीं हो रही, हम कम टेस्टिंग से नहीं करें, टेस्टिंग तो तकरीबन वही है एवरेज। एक जल्दी से जवाब दे दूं समर, आप जून 15 की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, जून 15 की उन्होंने स्टार्ट किया कि इस वक्त 1,40,000 पॉजिटिव केसेस हैं, कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल है कि जून, हमारे एस्टिमेट के हिसाब से जून की 30 तारीख तक ये 3 लाख हो जाएंगे और जुलाई की 31 तारीख तक 12 लाख हो जाएंगे। मैंने उसी वक्त चैलेंज किया था, मुझे याद है, दिस इज अगेन प्लेइंग पॉलिटिक्स, बिकॉज 30,000 पर डे जुलाई के महीने में मतलब था कि 1,50,000 आप टेस्ट करेंगे तो 30,000 निकलेंगे, अगर 20% रेट जो उस वक्त चल रहा था। तो अभी आप मुझे सिर्फ ये पूछ ले, हमारे जो कंसर्न है कि अगर ये एस्टिमेट था कि 12 लाख होंगे और अब पता चल रहा है कि 3 लाख तकरीबन होंगे, तो वेयर इज द प्लानिंग? ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट जो आज हमें बता रही है आउटलुक। शाला साहबा जी बात कीजिए, सवाल कीजिए। वफाक की पॉलिसी वो कह रहे ज्यादा हमारी कामयाब जा रही है, केसेस कम हो गए। देखिए ये सीएम हाउस सिंध का ट्वीट है। मुल्क में 2,53,604 केसेस हैं, जिनमें 5,320 की अमवात हो गई। ये वजीर आला की तरफ से बताया गया है। सिंध में 1,06,622 केसेस हुए और 1,826 अमवात हुई। तो मेरा ये कहना है, मैं पहले ही कह रही थी कि हम कोविड को ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम पोस्ट कोविड में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इससे पहले जो ये इनकी टास्क फोर्स वजीर आज़म की है, उसके जो रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जून में ये 9 लाख तक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पे बात कर रहे थे, जब हम ये बात कर रहे थे बजट से पहले, ये बात है ठीक है, मैं इस पे मैंने असेंबली में बात की थी कि बड़ी मुश्किल से वजीर आज़म मास्क तक आए हैं कि मास्क लगाएं, और ब्यूटीफुल लॉकडाउन को मैं क्विकली ये कहूंगा कि जुबैर बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि असद उमर साहब को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। देखिए, फेडरल मिनिस्टर जो होता है, असद उमर साहब हमारे काबिल मिनिस्टर हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी NCOC की सरबराही उनको दी हुई है। आप देखिए, पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम पाकिस्तान में वफाक के जितने इदारे हैं, सूबाई जितने इदारे हैं, पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं, उनको मिला के जैसे NCOC बनाते हैं। आपने लोकस की बात की, NLCC बन चुकी है, CPEC की इदारा इस तरह कोऑर्डिनेशन का बन चुका है, हाउसिंग का बन चुका है, NDMA बन चुका है। ये इस वक्त इदारे पाकिस्तान में जो आपस में, उसमें आपकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है इन सब में। बहरहाल चले, ठीक है, का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गवर्नमेंट को टेस्टिंग तो अगर कम हुई है, लेकिन उस वजह से अगर अमवात कम आ रही है, लेकिन कब्रिस्तानों का जो डाटा आ रहा है उसमें अमवात ज़्यादा आ रही है रूटीन से पिछले साल की निस्बत, वो भी गवर्नमेंट को देखना होगा। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।